करते हैं। लेट्स से कि आपके पास जो नंबर ऑफ स्टैटिस्टिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं आपके पास, लेट्स से वो आपके पास 40 सर हैं। एक बात पूछनी थी। कि सर अगर ए यूनियन बी यूनियन सी होगा तो जो है क्या वो बनेगा, उसमें मतलब चलो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास अगर आपके पास वो जो डायग्राम है उसको अगर आप सामने रखें, जो तीन सेट्स के लिए बना रहे होते हैं ए बी सी, तो इसमें अगर आप ये निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी पी और बी और सी, तो आप पहले ए के मेंबर्स को काउंट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अच्छा, जब आप ए बी सी तीनों के मेंबर्स काउंट करेंगे तो ये जो आपके पास मेंबर है ना, ठीक है ना, ये ए में भी आपके पास जो है वो काउंट हो रहे हैं, ठीक है ना। पहले तो वो देख लें जो ए और बी दोनों में कॉमन है वो दो दो दफा काउंट हो रहे हैं, तो उनको आपको माइनस करना पड़ेगा। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, चले पहले ये इससे बता दिए जो मेंबर है कॉमन तीनों में ये कितनी दफा काउंट हो रहे हैं। ये एक दफा तो ए में काउंट होगा यहाँ पर, फिर जब आपने बी जो है इसके अंदर काउंट किया तो ये मेंबर दोबारा बी में काउंट हो गए, और ये मेंबर दोबारा सी में काउंट हो गए, तो ये दो दफा ओवर काउंट हो गए, ठीक है ना। सिर्फ एक दफा काउंट होनी चाहिए ना, तो इसलिए आप माइनस करेंगे ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जब आप ए और बी को काउंट कर रहे हैं तो ये ए और बी में जो कॉमन मेंबर है यानी ये वाले, ये भी जो है ओवर काउंट हो रहे हैं हर दफा। ये ए में एक दफा काउंट हुए, एक दफा जो ये एक दफा ए में काउंट हुए, एक दफा बी में काउंट हुए, तो ये एक एक दफा ओवर काउंटिंग हो रही है, तो फिर एक एक दफा आपने इन मेंबर्स को निकालना होगा। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, एंड इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना। ये एक एक दफा ओवर काउंटिंग हुई है तो आपने इनको एक एक दफा निकाल दिया। समझ में आ रही बात क्या कर रहा हूँ? यानी पहले आपने ए को काउंट किया, बी को काउंट किया, सी को काउंट किया, ये आ गई ये प्रोबेबिलिटीज। अच्छा, और फिर आपने जब ए बी और सी को काउंट किया तो ये जो मेंबर है ना, ये जो ए बी सी तीनों में कॉमन है, इनको आपने दो दफा ओवर काउंट किया, एक दफा ए में, एक दफा बी में, और एक दफा सी में। सिर्फ एक दफा काउंट होना चाहिए ना, दो दफा ओवर काउंटिंग हो गई, तो इसलिए मैं दो दफा मैंने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन पी के मेंबर्स को बाहर निकाल दिया, तो ये माइनस ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा, फिर जब हमने ए और बी को काउंट किया तो ये जो ए और बी में कॉमन मेंबर है ये भी एक एक दफा ओवर काउंट हो रही है, तो उनको एक एक दफा फिर माइनस करेंगे। लेकिन जब हम ए बी और सी के मेंबर्स को माइनस कर रहे हैं तो अगेन ये जो ए बी सी में कॉमन मेंबर्स है ना आपके पास, ये वाला ये जो पोर्शन है ये तीन दफा माइनस हो रहा है। एक दफा उस वक्त जब आपने ए इंटरसेक्शन बी को माइनस किया, एक दफा उस वक्त जब आपने बी इंटरसेक्शन सी को माइनस किया, और एक दफा उस वक्त जब आपने ए इंटरसेक्शन सी को माइनस किया है, ठीक है ना। तो ये क्योंकि ये तीन दफा जो है आपके पास माइनस हो रहा है। एक दफा ए में आपके पास ये एक दफा उस वक्त ये आपके पास इंक्लूड हो रहा है जब आपने ए इंटरसेक्शन बी को जो है आपने शामिल किया है, और एक दफा उस वक्त जब आपने बी इंटरसेक्शन सी को, और एक दफा उस वक्त जब आपने इंटरसेक्शन सी को जो है माइनस किया। तो अब ये ओवर जो है डिफरेंस हो रहा है इसमें, तो अब क्या करें इसमें, इसको फिर हमें कंपनसेट करना पड़ेगा ना, इसको हमें थ्री टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, थ्री टाइम्स पी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना। तो फिर ये और ये सॉल्व हो जाएंगे, तो जो फाइनल फार्मूला आपके पास बन जाएगा ना, फाइनल फार्मूला यानी ये -2 और +3, तो ये आपके पास हो जाएगा +1, ठीक है ना। तो जस्ट फिर आप इसको सॉल्व नेक्स्ट स्टेप में मतलब ये जस्ट ये आ जाएगा और ये टर्म खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपके पास ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है फॉर थ्री सेट्स, ठीक है। तो अब आ जाए, अब हम टू सेट्स की एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके पास एग्जांपल आपके पास तो जैसे फर्ज करेंगे नंबर ऑफ आपके पास स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट चेक सर जी करें। ऊपर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ऐड हो जाएगा ना ऊपर वाले फॉर्मूला में? हाँ, ऐड हो जाएगा ये प्लस आपके पास
तो इसमें जैसे फर्ज करेंगे आपके पास जो है आपके पास ये टेबल है कि ये राइट हैंडेड स्टूडेंट्स है, लेफ्ट हैंडेड स्टूडेंट्स है, ये आपके पास जो हैं ये आपके पास जो हैं बॉयज़ हैं और ये आपके पास जो हैं वो गर्ल्स हैं। आपके पास 20 बॉयज़ राइट हैंडेड है और 5 बॉयज़ लेफ्ट हैंडेड है और टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ जो है ना वो 25 हैं। इस तरह जो आपके पास जो है आपके पास जो है 22 गर्ल्स राइट हैंडेड हैं और 3 गर्ल्स जो है आपके पास लेफ्ट हैंडेड है, तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स भी आपके पास 5 है। ठीक है ना। तो अब इसमें जो है हम एक स्टूडेंट्स को रैंडमली चूज करते हैं, तो इस बात के क्या चांसेस हैं कि वो जो स्टूडेंट है वो राइट हैंडेड हो और बॉय हो, या तो राइट हैंडेड हो या बॉय हो या बोथ हो। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है ये निकालनी है। ठीक है ना। तो a student is chosen randomly what is the probability that the student is either right-handed or a boy or both। ठीक है ना। तो ये आर और बी राइट हैंडेड हो या बॉय हो, तो इसको हम जो है फाइंड आउट करते हैं यूजिंग एडिटिव रूल। एडिटिव रूल लगाता हूँ मैं इसके ऊपर, इस यूनियन की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए। तो यूज एडिटिव रूल। तो एडिटिव रूल के मुताबिक प्रोबेबिलिटी ऑफ आर और बी ये किसके बराबर है, दैट द स्टूडेंट इज ए राइट हैंडेड स्टूडेंट आपके पास प्लस स्टूडेंट इज ए बॉय माइनस स्टूडेंट इज राइट हैंडेड बॉय, यानी राइट हैंडेड भी हो और बॉय भी हो। ये जो जॉइंट इवेंट है ना आपके पास आर इंटरसेक्शन बी, आर और बी का जो जॉइंट है ये क्या है, ये इसका मतलब है ये कब होगा, जब ये राइट हैंडेड भी हो बॉय भी हो, दोनों इवेंट हो बोथ, यानी ये राइट हैंडेड बॉय है। ठीक है ना। यानी स्टूडेंट जो आपके पास स्टूडेंट इज राइट हैंडेड एंड बॉय, यानी राइट हैंडेड बॉय, राइट हैंडेड बॉय दोनों प्रॉपर्टी उसमें हो, एंड है ये। ठीक है। तो अब मुझे बताएं कितने राइट हैंडेड स्टूडेंट्स है। ये जो है सर आपके पास 42। ये टोटल वो स्टूडेंट्स है जो राइट हैंडेड है, इसमें 20 राइट हैंडेड बॉयज हैं और 22 राइट हैंडेड गर्ल्स हैं। जो टोटल नंबर ऑफ राइट हैंडेड गर्ल्स टोटल नंबर ऑफ राइट हैंडेड स्टूडेंट आपके पास कितने हैं, 20 + 22। ये जो इस रो में आप काउंट कर रहे हैं राइट हैंडेड वाली रो में, तो ये आपके पास है 42, ये है 42, और जो टोटल लेफ्ट हैंडेड स्टूडेंट्स है वो 8 है। ठीक है ना। और जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है आपके पास, या तो इसको ऐड कर लें 25 + 25 या इसको ऐड कर लें 42 + 8, तो दोनों से सम आपके पास सेम आएगा 50। तो टोटल 50 स्टूडेंट्स है, तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है NS। ईच स्टूडेंट इज आउटकम, सैंपल स्पेस में मेंबर्स की तादाद है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50। ठीक है ना। तो अब ये जो है आपके पास ये प्रोबेबिलिटी अगर आप निकालें, तो ये आपके पास है नंबर ऑफ राइट हैंडेड स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे जो प्रोबेबिलिटी का बेसिक फार्मूला है ना, जो क्लासिकल फार्मूला, उससे निकालेंगे। ये क्लासिकल फार्मूले से आपने निकाले। फिर इसका टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट इज ए बॉय, तो ये टोटल नंबर ऑफ बॉयज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बॉय एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इस तरह ये नंबर ऑफ सच स्टूडेंट्स जो राइट हैंडेड भी हो और बॉयज भी हो, राइट हैंडेड एंड बॉयज, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये जो टेबल दिया हुआ है इससे सारी वैल्यूज आपको मिल रही हैं, या इससे आप ये निकाल सकते हैं। तो राइट हैंडेड स्टूडेंट्स ये 42, तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 42/50।
और प्लस अब बॉयज कितने हैं आपके पास, ये हैं, ये 25 बॉयज के कॉलम में 25 अपॉन 25 आउट ऑफ 50, 25 अपॉन 50। अच्छा, अब ये जो है ऐसे स्टूडेंट जो राइट हैंडेड भी हो और बॉयज भी हो, तो 20 है। ये हैं 20। तो ये 5 क्या है, ये लेफ्ट हैंडेड एंड बॉयज है, लेफ्ट हैंडेड बॉयज की तादाद है। तो ये आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी दैट इज 20/50। तो अब यहाँ पे एलसीएम ले ले, एलसीएम आपके पास जो है 50 है, तो ये 42 प्लस 25 और ये -20। तो यार ये प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, ना ग्रेटर देन 1 आएगी। प्रोबेबिलिटी 0 का मतलब इम्पॉसिबल इवेंट है, और जो श्योर इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। अगर कहीं पर आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं नेगेटिव आता है, आप फौरन समझ जाएंगे आप गलती कर रहे हो। अच्छा, इसमें ऐड कर लें 25 -25, तो ये 47/50 आ जाएगा। तो ये जो भी आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा डेसिमल में, ठीक है ना। तो रिमेंबर जो प्रॉपर्टीज हैं आपके पास, प्रोबेबिलिटीज की प्रॉपर्टीज आपके पास क्या है। तो पहली प्रॉपर्टी तो आपके पास ये है कि आपके पास जो इम्पॉसिबल इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 पहले भी बताया था, तो वो इम्पॉसिबल इवेंट है। जो श्योर इवेंट होता है, यानी जो सैंपल स्पेस है, ये श्योर इवेंट है कि आप कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये तो गारंटी है कि कोई ना कोई आउटकम तो आएगा, और जो आउटकम आएगा वो कहाँ से आएगा, वो सैंपल स्पेस से आएगा। तो इस बात की गारंटी होगी कि सैंपल स्पेस का कोई ना कोई आउटकम तो अपियर होगा, तो सैंपल स्पेस मस्ट हैपन, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। तो जो श्योर इवेंट होते हैं, सर्टेन इवेंट होते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। या अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है तो वो श्योर इवेंट है या सर्टेन इवेंट है। जनरली अगर कोई और आपके पास इवेंट्स हो जो ना तो श्योर हो, ये दो एक्सट्रीम है, और ना ही आपके पास इम्पॉसिबल, तो और कोई भी जो आपके पास इवेंट होगा तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो बिटवीन 0 एंड 1 होगी, इंक्लूडिंग 0 एंड 1, ठीक है ना। अच्छा, और जो आपको पता है जो बेसिक फार्मूला है आपके पास प्रोबेबिलिटी का, जो क्लासिकल फार्मूला है कि कोई भी इवेंट ई है उसकी प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई, इसको डिवाइड कर देते हैं आप टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस से, तो या m अपॉन कैपिटल N। तो अब आपको पता है ये m और n दोनों जो हैं आपके पास ये ग्रेटर देन 0। अगर m 0 होगा तो प्रोबेबिलिटी 0 आ जाएगी। अगर जो इम्पॉसिबल इवेंट है आपके पास जो कि एम्प्टी होता है आपके पास, तो उसमें कितने मेंबर्स होंगे उसके अंदर, नंबर ऑफ मेंबर्स इन एम्प्टी सेट, नंबर ऑफ मेंबर्स इन एम्प्टी सेट 0। तो आप इस तरह भी देख सकते हैं, जब आप बेसिक फार्मूले से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इम्पॉसिबल इवेंट्स की नल सेट की, तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नल सेट और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो अब नल सेट में क्योंकि 0 एलिमेंट्स है, तो जब 0 को आप डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो आपको 0 ही मिलेगा, तो प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 आएगी। इसका श्योर इवेंट है, उसमें जो टोटल सारे के सारे मेंबर्स आ जाएंगे। सर नल नल सेट इनफाइनाइट हो सकता है, ओ सॉरी, ये सैंपल स्पेस इनफाइनाइट हो सकता है। हाँ, हो सकती है, सैंपल स्पेस काउंटेबली इनफाइनाइट हो सकती है। फर्ज करें, अभी मैं बताता हूँ आपको, तो जो पी एस है प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, तो ये क्या, अब इसमें खुद इवेंट जो है सैंपल स्पेस है, तो इसमें ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इवेंट यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, ये कैंसिल हो जाएगा, सेम तो 1 आएगा। तो इस तरह भी देख सकते हैं आप। तो जनरली जो आपके पास m और n है वो ग्रेटर देन 0 है, तो इसलिए जब आप m अपॉन n निकालेंगे ना, तो ये रेशो हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगी, कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। तो इसलिए जो प्रोबेबिलिटी है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी जो है इज नेवर नेगेटिव, क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आप दो नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं, दो पॉजिटिव नंबर्स को, तो वो आंसर उसका हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो प्रोबेबिलिटी इज नेवर नेगेटिव। ठीक है, सर और किस किस केस में सैंपल स्पेस नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता, मैं बोल रहा हूँ नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। सैंपल स्पेस नेगेटिव मतलब सैंपल स्पेस नेगेटिव हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। सैंपल स्पेस में जैसे लेट से आप कारोबार कर रहे हैं, 4-5 दोस्त, उनको नुकसान हो रहा है। अब कितना नुकसान हो रहा है, एक को $30,000 का हो गया, एक को 40,000 का, नेगेटिव में लिखेंगे। तो सैंपल स्पेस की यानी आउटकम्स कैन बी नेगेटिव बट प्रोबेबिलिटीज कैन नॉट बी नेगेटिव। इसका आपको पता है जो एम है आपके पास वो हमेशा नंबर ऑफ एलिमेंट्स से, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स से कम होगा। जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी इवेंट है,
तो वो जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है n उससे कम होगा, ज्यादा से ज्यादा उसके बराबर हो सकता है। ऐसा कब होगा? जब वो खुद s हो, यानी जब वो श्योर इवेंट हो। तो जनरली किसी भी इवेंट में जो मेंबर्स होते हैं वो टोटल मेंबर्स से कम होते हैं। तो इसलिए जब आप किसी ये जब आप रेशो निकालेंगे जिसमें न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो ये रेशो आपके पास क्या आएगी? लेस देन 1 आएगी। तो जनरली जो प्रोबेबिलिटी है ना वो कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, ये लेस देन 1 आएगी। और 1 कब सर ये आएगी? दोबारा रिपीट कर दें। किसी भी इवेंट में जो मेंबर है, ज्यादा से ज्यादा कितने मेंबर हो सकते हैं किसी भी इवेंट में? वो सारे के सारे हो जाए, सारे के सारे आ जाए जो सैंपल स्पेस में। सैंपल स्पेस से ज्यादा तो नहीं हो सकते ना। सैंपल स्पेस में तो सारे हैं आपके, ऑल पॉसिबल, ऑल कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव एलिमेंट जो है जितने भी पॉसिबल आउटकम है सब सैंपल स्पेस में है, वो आपकी यूनिवर्स है। तो ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है ना कि आपको जो इवेंट हो उसमें सारे के सारे एस के मेंबर आ जाए, उससे ज्यादा तो नहीं आ सकते, उसके बराबर हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी इवेंट या तो लेस देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे या मैक्सिमम कैन बी इक्वल टू एनएस होंगे। तो इस तरह जो जब आप एन ई डिवाइडेड बाय एनएस करेंगे तो यानी इस रेशियो में जब आप एक छोटी चीज को बड़ी चीज से डिवाइड करेंगे तो या तो ये लेस देन 1 होगी या अगर ये दोनों बराबर है तो इक्वल टू 1 है। तो इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी है वो कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती। मैक्सिमम वैल्यू जो प्रोबेबिलिटी की है वो 1 है और जो मिनिमम वैल्यू प्रोबेबिलिटी की वो 0 है। तो दैट इज जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 0। तो जो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है ना तो उसमें प्रोबेबिलिटीज को हम यूज करते हैं क्योंकि उसमें चांसेस होता है कि आप ये चांसेस कैलकुलेट करते हैं कि अगर कोई शख्स है वो अपनी कार ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन 1? कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। तो इंश्योरेंस प्रीमियम में आप चांसेस को कैलकुलेट करते हैं कि कोई कार है उसके एक्सीडेंट होने के कितने चांसेस है, या कोई शख्स है उसने अपनी लाइफ जो इंश्योरेंस ली हुई है तो उसके हेल्थ को देख करके उसके जो है उसके डेथ के कितने चांसेस है। तो वहाँ पे हम प्रोबेबिलिटीज को फिर यूज करके इंश्योरेंस प्रीमियम का हम डिसाइड करते हैं। अगर ऐसी कार है जो ऑलरेडी जो है बहुत खराब है तो उसके एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा है तो उसके ऊपर प्रीमियम कम देंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट ज्यादा है तो उसका प्रीमियम कम मिलेगा आपको। अगर नई कार है और फिर वो मतलब वो परफेक्ट कंडीशन में तो फिर प्रीमियम आप ज्यादा देंगे। अब आप कह रहे थे कि जो आपके पास सैंपल स्पेस जो है वो काउंटेबल इनफिनाइट हो सकती है। सैंपल स्पेस कैन बी काउंटेबल इनफिनाइट। सर तो फिर वो आपका जो डिनोमिनेटर है वो इनफाइनाइट नहीं हो जाएगा? उसमें नहीं, जब आप कोई इवेंट लेंगे सैंपल स्पेस जो है आपके पास जब वो काउंटेबल इनफाइनाइट होना तो फिर उसके लिए आप दूसरी टेक्निक्स होती है, फिर आप इंटीग्रेशन करते हैं, आप इंटीग्रेशन यूज करते हैं। वो जैसे इंटीग्रेट आप करते हैं लेट से उसको 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो ऐसे इंटीग्रल जिनमें लिमिट्स इन्फिनिटी हो, जरूरी नहीं कि वो आपके पास जो है उनका आंसर भी इन्फिनिट हो, उनका एक डेफिनेट आंसर हो सकता है तो वो कन्वर्जेंट इंटीग्रल होते हैं। तो फिर वहां पे कन्वर्जेंस और जो कन्वर्जेंट इंटीग्रल है ना उनको यूज करते हैं, कैलकुलस यूज करते हैं। तो जाहिर है वो आपके स्कोप से बाहर है तो वहां पे कैलकुलस का यूज होता है। तो अब जैसे सैंपल स्पेस कैन बी काउंटेबली इन्फिनिट, ना जैसे अगर फर्ज करें एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स है, इसको आप जो है इंटीग्रेट करते हैं 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। क्या होता है एक्सपोनेंशियल एक्स का इंटीग्रल? बता सकता है कोई मुझे? पता है, इंटीग्रेशन पढ़ी है ना। तो एक्सपोनेंशियल एक्स का इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स डिवाइडेड बाय -1। फिर आप ये लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं इन्फिनिटी एंड 0, फिर ये माइनस पे लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फिनिटी और माइनस एक्सपोनेंशियल 0। तो एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फिनिटी तो हो जाए कन्वर्जेंट होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, -1 और -1। तो इस तरीके से ये इंटीग्रल आपको एक डेफिनेट वैल्यू, सॉरी इसकी वैल्यू 0 होती है। तो ये 0 -1 तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस इंटू -1 तो डेट इज 1। तो इस तरह एक आपको डेफिनेट फाइनाइट आंसर मिल जाता है। तो किन केसेस में सैंपल स्पेस कैन बी काउंटेबल इनफिनिट हो सकती है, जैसे एक एग्जांपल आपको बता दूं। फर्ज करें आपका जो इवेंट है, इवेंट ये है कि यू टॉस ए कॉइन रिपीटेडली until you get 2 heads। सर ये कोर्स में तो इंक्लूडेड नहीं है ना ये वाला, तो आप ऐसे ही बता रहे हैं ना। अब आपने पूछ लिया तो अब ये इंक्लूड है। तो अब आप जो है आपकी जो सैंपल स्पेस है ना, यानी आप एक कॉइन को आप उस वक्त तक बार बार
आप टॉस करते रहते हैं जब तक आपको 2 हेड्स हासिल ना हो। अगर 2 हेड्स हासिल हो जाएंगे तो फिर आप अपने एक्सपेरिमेंट को खत्म कर देंगे, उसको फिर आप टॉस नहीं करेंगे, टॉस को आप जो है वहां पे टर्मिनेट कर देंगे। उस वक्त तक टॉस करेंगे अंटिल जब तक 2 हेड्स नहीं मिल जाते। तो अब देखिए इसके पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे। हो सकता है कि जो पहला टॉस हो आपके पास वो हेड हो, फिर जो दूसरा टॉस है आपके पास वो भी हेड हो, आपको 2 हेड मिल गए तो आप जो है अपनी टॉसिंग को खत्म कर देंगे, तो ये आउटकम होगा HH। या हो सकता है कि पहला टॉस जो आपके पास हेड हो, दूसरा टॉस करे वो टेल हो, फिर तीसरा टॉस आप फिर दोबारा करेंगे क्योंकि आपको 2 हेड नहीं मिले, फिर आपने तीसरी दफा टॉस किया वो हेड मिला, अब 2 हेड मिल गए तो आप स्टॉप कर देंगे टॉसिंग, तो ये आउटकम होगा। या हो सकता है पहला टॉस आपके पास हेड हो, दूसरा टेल हो, तीसरा टेल हो फिर करेंगे, चौथा टेल हो फिर टॉस करेंगे। टॉस उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक हेड नहीं मिल जाए, करते रहे। हो सकता है भाई मतलब इसके अब हेड मिल जाए। या हो सकता है पहले आपके पास टॉस टेल हो, दूसरा आपके पास हेड हो TH, फिर तीसरा किया वो फिर टेल, फिर चौथा किया फिर वो टेल, फिर पांचवा किया टेल, पांचवा किया टेल, टेल टेल मिलती जा रही। हो सकता है 50,000 टाइम्स के बाद जाके आपको हेड मिले, फिर टोटल नंबर ऑफ हेड्स 2 हो जाएंगे, तो ये स्टॉप कर देंगे। समझ में आ रही बात। तो इस पे इन्फिनिट नंबर ऑफ आउटकम्स है। इसके अंदर कितने आउटकम्स हैं क्योंकि आपको नहीं पता कि सेकंड हेड कब हासिल होगा। हो सकता है कि आप टॉस करते रहे 1,00,000 दफा आप टॉस करें और आपको 2 हेड्स नहीं मिले, तो ये जो यहाँ पे जो एस है ना अकाउंटेबल इन्फिनिट है, तो एस हैज इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो अच्छा अब आ जाए वापिस, कहाँ पे थे हम। सर तो बस अब इसका कुछ करना तो नहीं है ना, मतलब आप ये MCQs वगैरह में पूछ सकते हैं। हाँ MCQs में पूछ सकता हूँ, कोई इस तरह का आपको इवेंट दे के सैंपल स्पेस लिखवा सकता हूँ, या तो कोई सर मैं इसकी क्या बनेगी सैंपल। सर जब नहीं है तो आप नहीं रखे ना, उसने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा था। क्यों क्या हो गया, रख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो अच्छा ये इसकी प्रॉपर्टीज आपके पास सैंपल स्पेस की, नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, ये इंक्लूड नहीं है, ये तो इस तरह तो फिर आप डिस्करेज होंगे, आप पूछेंगे नहीं। तो ये चीज मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताई। अब इसमें जो एक लफ्ज आपके पास आ रहा है ना काउंटेबल इन्फिनिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मैथमेटिक्स में। ये अगर कोई चीज काउंटेबल इन्फिनिट होती है तो उसका मतलब क्या होता है, काउंटेबल इन्फिनिट। तो जो काउंटेबिलिटी का लफ्ज है ना काउंटेबल सेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास जो है सेट है। तो आपके पास नेचुरल नंबर का सेट पता है आपको, नेचुरल नंबर में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। सर 1 से होता है ना, 1 2 9 तक। 3 4 अप टू 9। इंफिनिटी। अच्छा और जो इवन नंबर्स हैं उनमें, इवन नंबर्स जो हैं आपके पास कौन कौन से होते हैं। सर 2 जीरो 4 तो 0 थोड़ी होगा। 2 4 6। अच्छा ज्यादा नेचुरल नंबर है, ज्यादा इवन नंबर है। इवन नंबर जो है वो आपके पास सबसेट है, यानी सारे इवन नंबर्स नेचुरल नंबर में आते हैं 2 4। लेकिन नेचुरल नंबर्स में ऐसे नंबर्स भी आते हैं जो इवन नहीं है उससे, तो उसका मतलब नेचुरल नंबर में ज्यादा एलिमेंट्स होंगे। तो किस में ज्यादा एलिमेंट्स है, नेचुरल नंबर में या इवन नंबर में। नेचुरल नंबर में। नहीं, दोनों में बराबर है, दे आर काउंटेबल। तो देयर आर एज मेनी नेचुरल नंबर्स एज देयर आर इवन नंबर्स, देयर आर एज मेनी नेचुरल नंबर्स एज देयर आर सर बराबर कैसे, उसमें तो ऑड भी है। अब वही मैं आपको बता रहा हूँ बराबर कैसे हैं। तो फर्ज करें जो नेचुरल नंबर है, पहला नेचुरल नंबर है 1, ठीक है ना। आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगा ये 2। दूसरा नेचुरल नंबर लिया 2, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन जाएगा 4। इस तरह आप एक एक नेचुरल नंबर लेते जाएं, 2 से मल्टीप्लाई करते जाएं तो वो इवन नंबर बन जाएगा। यानी सर जनरली बेसिकली मल्टीपल्स ऑफ 2 इनफाइनाइट है। नहीं, आपके पास अगर n है, कोई भी नेचुरल नंबर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2n हो जाएगा। तो अब महज क्या कर रहे हैं, आप इनकी टैगिंग चेंज कर रहे हैं ना। फर्ज करें आपके पास एक थैला है, एक थैले से आप, ये नेचुरल नंबर का थैला है, इस नेचुरल नंबर के थैले से आप ये 1 निकालते हैं, इसके ऊपर ठप्पा लगा देते हैं 2 का, इसको इस थैले में डाल देते हैं। 2 निकालते हैं, ठप्पा लगा देते हैं 4 का, इस थैले में डाल देते हैं। तो सिंपली आप उसकी लेबलिंग चेंज कर रहे हैं, तो जितने नेचुरल नंबर्स होंगे उतने इवन नंबर्स होंगे। तो क्योंकि नेचुरल नंबर्स इन्फिनिट है ना, तो फाइनाइट में ऐसा नहीं होता। इन्फिनिट नंबर्स में 2 इन्फिनिट सेट में उतने ही मेंबर्स होते हैं। हालांकि उसमें आपको बज़ाहिर लग रहा है कि ई के अंदर कम मेंबर हैं, लेकिन ई में भी इन्फिनिट मेंबर है। अगर आप
इसको कहते हैं 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस। जैसे आपके हाथ में जो उंगलियां, हर एक उंगली के लिए दूसरे हाथ में एक उंगली है, तो वो 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस में। तो जो नेचुरल नंबर है और जो इवन नंबर है वो 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस में है। जैसे अगर आपके पास एक आपके पास थैला है, उसके अंदर बॉल्स हैं, उसको आप किस तरह काउंट करते हैं? एक बॉल को बाहर निकाला, आपने कहा 1, तो आपने उसकी नेचुरल नंबर 1 के साथ कॉरस्पॉन्डेंस बना दी। दूसरा गेंद बाहर निकाली, आपने कहा 2, तो आपने उसके दूसरे नंबर 2 के साथ कॉरस्पॉन्डेंस बना दी। तीसरी गेंद निकाली और आपने उसकी 3 के साथ कॉरस्पॉन्डेंस बना दी। गेंदें खत्म हो गई, तो उसका मतलब है कितनी बॉल्स थी? 3। तो हम जो काउंटिंग करते हैं ना, उसमें 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस करते हैं। जब अपने हाथ की उंगलियां गिनते हैं तो उनको नेचुरल नंबर के साथ हम कॉरस्पॉन्ड करते हैं। तो अब अगर किसी सेट, यानी सारे नेचुरल नंबर, अगर कोई नेचुरल नंबर किसी भी सेट के साथ 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस में आ जाए, 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस में हर नेचुरल नंबर के लिए उसका एक मेंबर है। तो अब भले से वो इन्फिनिट आपके पास मेंबर्स हो, उन सब में बराबर मेंबर्स होंगे। तो इसको हम कहते हैं काउंटेबिलिटी। जो नेचुरल नंबर और इवन नंबर है, दे आर काउंटेबल। सर ये जो ठीक है, जीरो होता है, इसको जीरो किस में काउंट करते हैं? नेचुरल, इवन, ऑड किस में आता है? जीरो आपके पास, उसको आप जो है इवन में शामिल कर सकते हैं। तो अगर जीरो शामिल करते कोई मसला नहीं। एक अगर आपके पास एक सर आपके फिर वो पास होल नंबर नहीं हो जाएगा? नहीं, सर एक क्योंकि अगर इवन आपके की पास तो एक आपके पास थैला है, एक थैला है आपके पास, ठीक है ना, उसमें इन्फिनिट आपके पास बॉल्स हैं, ठीक है ना, और एक दूसरा थैला है, उसमें भी इन्फिनिट बॉल्स हैं। तो एक थैले आपके पास 2 थैले हैं, दोनों में इन्फिनिट बॉल्स हैं ना, इसकी हर एक बॉल के लिए इसके पास एक बॉल है, इनमें 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस है। तो इन दोनों में जो नंबर ऑफ बॉल्स हैं वो बराबर हैं। अब अगर आप एक काम करें, ये जो दूसरा थैला बी, इसमें बाहर से आप फिर इन्फिनिट बॉल्स डाल दें, तो इसके अंदर नंबर ऑफ बॉल्स ज्यादा नहीं हो जाएगी। अगेन इन दोनों थैलों में नंबर ऑफ बॉल्स बराबर होंगी। ये होती है मैथमेटिक्स ऑफ इन्फिनिटी। तो जो कि आपकी जो फाइनाइट, आपका जो कॉमन सेंस बनता है ना, वो बनता है क्योंकि जो आपके इर्द गिर्द जो चीजें ना, वो फाइनाइट चीजें, फाइनाइट चीजों से आपका कॉमन सेंस बनता है। तो वो जो आप मैथमेटिक्स यूज करते हैं ना, वो फाइनाइट नंबर्स की मैथमेटिक्स है। इन्फिनिटी, जिस ऐसे सेट जिनमें इन्फिनिट मेंबर्स हो, उनकी मैथमेटिक्स बिल्कुल डिफरेंट है। तो अगर सर आप सर लेकिन जीरो पे वो रूल तो अप्लाई नहीं होता ना इवन का, कि एनी नंबर विच डिविजिबल बाय 2 वो इवन होता है, तो जीरो डिविजिबल तो नहीं है बाय 2। 1 को आपने 0 कर दिया, 1 की कॉरस्पॉन्डेंस 0 के साथ कर दी। 2 की कॉरस्पॉन्डेंस आपने किसके साथ कर दी? 2 की कॉरस्पॉन्डेंस आपने कर दी जो आपका पहला इवन नंबर है 2, और जो 3 आपके पास उसकी कॉरस्पॉन्डेंस आपने किसके साथ कर दी? 4 के साथ। तो उससे हर नेचुरल नंबर जो होगा, चाहे 0 आप इसमें इंक्लूड कर दें। देखें, आपके पास जो इन्फिनिट एलिमेंट्स होते हैं ना, उसमें लास्ट एलिमेंट होता है क्या? हाँ, नहीं। नहीं होता। अगर आपके पास एक होटल है और उसमें इन्फिनिट रूम्स हैं, इन्फिनिट रूम से वो जितने रूम से बढ़ते जा रहे हैं, हर रूम में आपके पास एक गेस्ट है, ठीक है ना। अगर एक नया गेस्ट आए, तो आप पहले गेस्ट से गए, आप दूसरे रूम में चले जाएं, दूसरे गेस्ट से गए तीसरे में चले जाएं, तीसरे से गए चौथे में चले जाएं, इस तरह हर बराबर वाले रूम में चला जाएगा, बिकॉज देयर इज नो लास्ट रूम। तो पहला रूम खाली हो जाएगा और ये गेस्ट आप इसमें एकोमोडेट कर देंगे। तो एक इन्फिनिट नंबर्स में अगर आप मजीद एक नंबर ऐड करें, तो अगेन इट रिमेन्स इन्फिनिट। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपके पास इवन नंबर्स में आप मजीद एक और नंबर ऐड कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें उतने मेंबर्स होंगे जितने नेचुरल नंबर। इवन नंबर में अगर आप 1 बिलियन नंबर्स भी डाल देना, अगेन इट विल रिमेन इक्वल टू नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में उतने ही नंबर्स होंगे जितने नंबर्स जो है इन्फिनिट में है। सर तो एक सवाल ये था कि पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी में क्या फर्क होता है? पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी में आपके पास ये फर्क होता है कि अगर आप मिसाल के तौर पे आपके पास कोई सेट है और उसका मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ता जा रहा है, और जो मैग्नीट्यूड है आपके पास, आप उसको पॉजिटिव साइन दे रहे हैं इन सम सेंस। अब वो पॉजिटिव साइन जो होता है इन सम सेंस ये भी हो सकता है, फर्ज करें कि एक रूम में जो लोग खड़े हुए हैं, उन सबके जो फेसेस हैं वो नॉर्थ की जानिब है, तो वो पॉजिटिव हैं, और उनके फेसेस अगर साउथ की जानिब होंगे तो वो नेगेटिव होंगे। तो नेगेटिव का मतलब वो नहीं होता कि वो मैग्नीट्यूड नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब इन सम सेंस होता है, वो वेक्टर सेंस में होता है। तो हो सकता है कि अगर फर्ज करें आपके पास, अगर आपके पास इन्फिनिट डोमिनोज हैं, ठीक है ना, अगर आप पहले डोमिनो को गिराते हैं और अगर हर डोमिनो बराबर वाले डोमिनो पे गिरता है, तो अगर आप पहले डोमिनो को गिराएंगे तो सारे डोमिनोज एक एक करके गिरते चले जाएंगे, भले से वो इन्फिनिट हो। बात समझ में आ रही है? तो ये होता है मैथमेटिकल इंडक्शन। तो नेगेटिव, वैसे फिजिकली कोई इंफिनिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मैथमेटिकली इंफिनिटी एग्जिस्ट करती सर है। मतलब जो रियल इन्फिनिटी है वो तो एग्जिस्ट नहीं करती ना, तो सर मैथ्स के नहीं, अंदर एग्जिस्ट करता है। वही मैं आपको बता रहा हूँ, इंफिनिटी डिफरेंट टाइप्स के। फिजिकल इंफिनिटी, देयर इज नो फिजिकल इंफिनिटी इन दिस यूनिवर्स। अगर कोई फिजिकल इंफिनिटी हो सकता है तो वो अल्लाह की जात हो सकती है।
यस सर, सही ठीक है है। ना। और उसके अलावा और कोई फिजिकल इन्फिनिटी नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला की जात ऐसी है कि ये आपकी यूनिवर्स बनी हुई है, यूनिवर्स के चारों तरफ एक बॉडी है और वो जो है तमाम डायरेक्शन में है, देयर इज नो एंड, देयर इज नो आउटसाइड। तो वो जो जात है फिजिकल इन्फिनिटी वो हो सकती है खुदा की, लेकिन उसके अलावा और किसी की जो जात है ना वो इन्फिनिटी नहीं हो सकती। हाँ, मैथमेटिक्स में इन्फिनिटी होते हैं, तो मैथमेटिकल इन्फिनिटी एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि मैथमेटिकल नंबर जो है ना इनकी एब्स्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस होती है। तो एग्जिस्टेंस भी डिफरेंट टाइप्स की होती है, एक फिजिकल एक्सिस्टेंस है और एक एब्स्ट्रैक्ट एक्सिस्टेंस है। एक बात चीजें आपके माइंड में है, जो आपके जहन में है ना, यानी जैसे ख्यालात हैं, सोच है, नंबर्स हैं, तो जो है वो भी एग्जिस्ट करते हैं, वो एक दूसरी टाइप की एक्सिस्टेंस है। तो सर तो प्लेटो उसके ने कहा अंदर था कि प्लेटो ने इंफिनिटी कहा था एग्जिस्ट कि जो करती है नंबर है ना एब्स्ट्रैक्ट पे। वो एब्स्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस है, और जो इंपॉर्टेंट चीज है ना आपके पास वो एब्स्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस है। एब्स्ट्रैक्ट ये जो सारी आपकी साइंस बेस करती है, सारी जो आपकी डिवाइसेस आपने बनाया, जो सारी तरक्की बेस करती है ना, वो किस पर बेस करती है? जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट रियलिटीज होती हैं। आपके पास जो लॉज होते हैं ना, लॉज वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं आपके पास के, फोर्स इज इक्वल टू एम है, तो आपके पास जो मास इनटू एक्सीलरेशन है वो मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये फोर्स के बराबर है। तो ये एक लॉ है जो कि एब्स्ट्रैक्टली एग्जिस्ट करता है, मतलब फोर्स कोई फिजिकल चीज नहीं है कि अब कोई भी बॉडी है और अर्थ उस बॉडी को अपनी जानिब अट्रैक्ट कर रही है, तो वो किसी रस्सी से बांध के अट्रैक्ट नहीं करती। फोर्स किस तरह एक्ट होती है? एब्स्ट्रैक्टली एक्ट होती है इस स्पेस के अंदर, ठीक है ना। और ये जो सर लॉज लेकिन होते हैं, जिस तरह वो ब्लैक होल्स के बारे में बोलते हैं कि उसकी जो डेंसिटी है वो इनफाइनाइट है, तो सर वो बात सही है मतलब? हाँ हाँ, उसकी जो डेंसिटी होती है ना, उसकी डेंसिटी, यानी अगर आप सारी सारी कायनात की जो मास है ना वो एक एक जगह पे जमा कर दे, ये हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है। यानी आपने आपने अपने घर को तोड़ा, उस तोड़ने के बाद आपने उस घर को पूरा चूरा चूरा कर दिया, चूरा चूरा करके आपने उसका थैले में भर दिया। अब आप इस थैले को स्क्वीज कर रहे हैं ताकि इसका वॉल्यूम कम कर दे, हम इस तरह नहीं कर सकते। लेकिन आप सोचे पूरी कायनात में कितनी मास है, पूरी कायनात की जो मास है वो उसका ऑर्डर है 10⁻50 किलोग्राम। इस ऑर्डर की मास है, आपके में बहुत बड़ा नंबर है, देखने में तो लिखने में तो छोटा है। जो अर्थ की मास है आपके पास उसका ऑर्डर है 10⁻24 किलोग्राम। तो अगर आप पूरी कायनात में जितनी भी बॉडीज हैं, जितने भी मकानात हैं, जितने भी फिजिकल बॉडीज हैं, जितने भी कहकशाएं, जितने भी स्टार हैं, सबको आप तोड़ के चूर चूर कर लें और फिर आप उस तमाम कमियत को एक नुक्ते पे मरकूज करें, तो ये अल्लाह ताला ने किया था जब बिग बैंग हुआ था, जब कायनात वजूद में नहीं आई थी। तो कायनात किस, ये अल्लाह के लिए पॉसिबल है, उसने सारी मास एक नुक्ते पर रखी हुई थी, तो उसकी जो आपके पास उसका वॉल्यूम, जो डेंसिटी है आपके पास, वो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है। तो सर तो सारी वॉल्यूम मास जीरो हो जाएगा ना? जीरो, तो ये इन्फिनिट थी, तो वो जो उसको सिंगुलैरिटी कहते हैं। तो सिंगुलैरिटी में तमाम कायनात की मास एक पॉइंट पर थी, तो वो उसकी डेंसिटी इन्फिनिटी थी। फिर एक बिग बैंग हुआ, एक अजीम धमाका हुआ, तो सारी मास एक दूसरे से दूर दूर एक फट के जो है वो फैलना शुरू कर दी उसने, और इस तरह जो ये स्पेस बन गई और टाइम बन गया और ये हमारी कायनात बन गई, अभी भी फैल रही है। अब अगर आप पीछे जाएंगे, जैसे गुब्बारा होता है, उसको आप उसके ऊपर डॉट्स लगाते हैं, उसको फुलाते हैं, जैसे जैसे फुलाते हैं तो ये डॉट्स एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह कायनात फैल रही है। लेकिन अगर आप हवा निकाल देंगे गुब्बारे से तो वो सारी फिर एक ही जगह पे आ जाएगा। तो शुरू में कायनात एक नुक्ते पर थी, फिर बिग बैंग हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता फैल रही है। तो ये हबल्स की डिस्कवरी थी कि कायनात इज एक्सपेंडिंग। हबल ने टेलीस्कोप बनाई थी, उससे पता चला कायनात फैल रही है। तो अगर कायनात फैल रही है तो उसका मतलब है माजी में कायनात के जो पॉइंट्स थे वो करीब होंगे। तो अगर हम माजी में जाते जाए कायनात, इसका मतलब है कि माजी में सुकड़ रही होगी, उसका साइज छोटा होता जाएगा, एक पॉइंट आएगा, सारी कायनात की मास एक जगह पे होगी, वो बिग बैंग है, ठीक है ना। सर लेकिन वॉल्यूम किसी चीज का जीरो होना ये तो मतलब फिजिकली इम्पॉसिबल नहीं है? फिजिकली हमारे लिए इम्पॉसिबल है ना। वो जो वहां पे आप जो फिजिक्स होगी ना बिल्कुल डिफरेंट होगी, मतलब वहां पे देयर वाज नो फिजिक्स, यहाँ वहां पे वो फिजिक्स नहीं है जो अब हम यूज करते हैं। तो व्हाट सही वाज है। देयर बिफोर बिग बैंग, बात समझ में आ रही है? या व्हाट हैपेंड एट द बिग बैंग, व्हाट हैपेंड एट द सिंगुलैरिटी। तो हम जो है साइंस में हम अभी तक, अब हम यहाँ तक तो पहुंच गए हैं, यहाँ तक कि ये बिग बैंग हुआ और उसके बाद की जो चीजें हैं उसमें ये पार्टिकल्स थे, इतना टेम्परेचर था और कायनात फैल रही थी। लेकिन जो एट सिंगुलैरिटी पे हमें क्वेश्चन मार्क है, हमें नहीं पता, क्योंकि वहां पे हमारी ये फिजिक्स जो होती है ना वो फेल हो जाती है, वहां पे वैलिड नहीं होती। तो अब उसको समझने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे हम क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह है और आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स है, जनरल रिलेटिविटी है, उसको मिला के हम एक थ्योरी बनाने की कोशिश करेंगे, हम समझ सके। हम उस वक्त कहते हैं कि उस वक्त क्वांटम फ्लक्चुएशंस थे। क्वांटम फ्लक्चुएशंस जो होते हैं ये आपस में, मतलब ये जस्ट डिस्टर्बेंसेस होते हैं कि कोई मास नहीं होती, ये आपस में मिलकर पार्टिकल बनाते हैं। तो वो कहते हैं कि इफ देयर वाज नथिंग तो नथिंग इज समथिंग, नथिंग इज समथिंग। उस नथिंग में कुछ चीजें हो रही थी, वो क्या हो रही थी, उसकी फिजिक्स क्या, उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हम इसके ऊपर हम कामयाब नहीं हो सके। हो सकता है अब इसी तरह डिस्कवरी या इल्म का अमल जो था आगे बढ़ता चले। सर तो ये ये पॉसिबल है कि यूनिवर्स का साइज जो है वो इनफाइनाइट हो? यूनिवर्स का साइज हो सकता है इनफाइनाइट हो। अब इसमें देखें डिफरेंट थ्योरीज हैं, वो बहुत मजे मजे की थ्योरीज हैं जो पेश करते हैं। एक थ्योरी ये है
कि हमारी जो यूनिवर्स है अकेली नहीं है, इस तरह की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, मल्टीवर्स हैं। मल्टीवर्स अब जिस स्पेस में है ना, वो हाइपर स्पेस है। उस हाइपर स्पेस में ना इन्फिनिट यूनिवर्स है, और एक यूनिवर्स एक बबल की तरह है। बबल जो है ये फट रहा है तो यूनिवर्स खत्म हो गई, फिर जैसे ही बबल फटता है यूनिवर्स खत्म होती है, वो दोबारा एक बबल प्रोड्यूस हो जाता है, फिर दोबारा यूनिवर्स है। तो ये बबल फट रहे हैं बन रहे हैं, बबल फट रहे हैं बन रहे हैं। इस तरह ये जो है एक यूनिवर्स बन रही है, इन्फिनिट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज है, वो बन रही है बिगड़ रही है, बन रही है बिगड़ रही है, बस ये सिलसिला इस तरह चल रहा है। और ये कब से चल रहा है? देयर इज नो एंड। और कब तक चलता रहेगा? इसी तरह चलता रहेगा। तो ये इस तरह की कुछ थ्योरीज हैं। कुछ थ्योरी इस तरह है कि ये यूनिवर्स जो है, जैसे ये बनती है, बिग बैंग होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्पीड कम होती है, ग्रेविटी जो ओवरकम कर लेती है, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर चीजें करीब आने लगेगी, और आहिस्ता आहिस्ता जब चीजें दोबारा एक दूसरे की तरफ भागेंगी, सब एक से टकरा जाएंगी, बिग क्रंच होगा, यूनिवर्स खत्म हो जाएगी। लेकिन बिग क्रंच होगा, फिर कुछ अरसे तक सिंगुलैरिटी रहेगी, फिर एक बिग बैंग होगा, फिर ये यूनिवर्स बन रही है। तो हम कह रहे हैं कि हम जो है एक्चुअली एक और साइकिल में है, या बिग बैंग का और बिग क्रंच का साइकिल चल रहा है। ये एक इंफिनिट साइकिल है। सर ये बिग फ्रीज भी तो होता है कि एक्सपैंड होते होते रुक जाती है हर चीज। हाँ, ऐसा भी होता है कि वो रुक जाए और कुछ स्टेट तक वो इस तरह रुकी रहे, फिर उसके बाद लेकिन वो कंट्रैक्शन होगा। तो डिफरेंट थ्योरीज हैं। अब इसमें कुछ मजाहिब का भी रोल है। कुछ मजाहिब जो है वो अपने अपनी थ्योरीज इस तरह पेश करते हैं। अब जैसे हिंदू मजहब में हम कहते हैं कि जो यूनिवर्स है ना, तो उसके अंदर यूनिवर्स के इन्फिनिट साइकिल्स, यानी वो बनती बिगड़ती रहती है। इस तरह बिग क्रंच होता है, फिर आपके बिग बैंग होता है, बिग क्रंच होता है, फिर आपके पास सिंगुलैरिटी रहता है, फिर बिग क्रंच होता है, बिग बैंग होता है। तो इस तरीके से ये इन्फिनिट साइकिल ये चल रहा है। इस देयर इज, तो अब डिफरेंट थ्योरीज हैं। फिर मल्टीवर्स की थ्योरी है आपके पास, या एक ही यूनिवर्स के बारे में थ्योरी कि देयर इज ओनली वन यूनिवर्स, ये हमारी यूनिवर्स है, ये बिग क्रंच हो जाएगा तो ये यूनिवर्स दोबारा प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इसका एक इन्फिनिट जो साइकिल चल रहा है। लेकिन अब कुछ कहते हैं कि देयर वाज सम बिगिनिंग, यानी एक बिगिनिंग ऑफ टाइम थी कि जिसमें बिग बैंग हुआ। अब ये इन्फिनिट साइकिल चलता रहेगा, लेकिन देयर विल बी सम एंड ऑफ टाइम, यानी बिग क्रंच होगा, फिर उसके बाद क्या होगा हमें नहीं पता। तो हो सकता है कुछ भी ना हो। मतलब एक क्वेश्चन है कि इफ देयर वुड नॉट हैव बीन एनीथिंग, तो देन व्हाट वुड बी देयर। अगर सब चीजें हटा दें, ना कायनात है, ना स्पेस है, ना टाइम है आपके पास, ना कोई खुदा है, ना और कोई जात है, ना कोई और चीज है, ना कहकशा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या होगा। तो अब ये भी आपके पास एक फिलॉसफी के मसाइल हैं। फिलॉसफी में ये हम डिस्कस करते हैं कि इफ देयर वुड नॉट हैव बीन एनीथिंग, देन व्हाट वुड हैव बीन देयर, या व्हाट वुड बी द सिचुएशन, क्या सिचुएशन होगी। सर what is the basic difference between big crunch and वही मसला है। big देखिए, अब ये जो इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना, अब मसला ये कि आपके पास एक रियलिटी है, एक सच है, लेकिन आपको नहीं पता। अब आप उसको समझने के लिए जो आप डिफरेंट थ्योरीज बना रहे हैं, उसमें कुछ उसके करीब हैं, कुछ उसके दूर हैं, कुछ उसके दूर हैं, कुछ ऐसी हैं कि अगर ये रियलिटी अगर है तो वो पॉसिबल नहीं हो सकती, वो सर इम्पॉसिबल। सिमुलेशन भी तो हो सकती है, ये भी तो बोलते हैं। जी सर सिमुलेशन भी तो हो सकती है रियलिटी। देखें, मैं आपसे वही बोल रहा हूँ कि अब इस तरह की जो चीज है ना, इस तरह तो फिर आप कभी भी अगर आप इस तरह बनाएंगे तो आप तो बिल्कुल जो है ऐसे हो जाएंगे कि आप एक गिरती हुई फजा में, और ना आप किसी जगह पे खड़े भी नहीं। इस तरह तो आप लामहदूद थ्योरीज बना लें, हर एक के ऊपर यकीन कर लें और सब झूठी हो, लेकिन वो फिर आप अपनी सारी जिंदगी ये समझते हुए गुजार दें वो सही है। इसलिए हमें बताया गया है कि हमें बताया गया डेफिनेटली कि ये जो चीजें आप देख रहे हैं ना, ये रियलिटी में हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई सिमुलेशन नहीं है। ये मैट्रिक्स, ये फिल्में वगैरह इससे बनाते हैं साइंस फिक्शन, तो ज्यादा उन्हें आइडियाज को दिलचस्प बनाना होता है, कुछ थ्योरीज इसमें। लेकिन ये मत समझे कि एक थ्योरी बनाने का मतलब है वो सच्ची है। रियलिटी क्या है कि यू हैव बीन बॉर्न, देयर इज ए यूनिवर्स, ये जो सब हो रहा है ना, ठीक है ना, तो ये एक्चुअली हो रहा है, कोई सिमुलेशन नहीं है। और आप अच्छा करेंगे, अच्छा अमल करेंगे, अच्छा नतीजा निकलेगा, बुरा अमल करेंगे, बुरा नतीजा निकलेगा। अब मरने के बाद अब आप किसी भी चीज पर बिलीव करते हो, आप किसी ना किसी फॉर्म में हर मजहब जो है बिलीव करता है कि आप मरने के बाद देयर इज सॉल्वेशन, और फिर जो है फिर उसमें आपका अगर आपके अच्छे, यानी आपकी अकाउंटेबिलिटी होगी, अच्छे अमल हैं तो आप जन्नत में चले आएंगे, बुरे अमल है या जन्नत में नहीं है, आप उनका अपनी कोई और चीज़ है। हर मजहब की, मतलब हर मजहब में सॉल्वेशन का कॉन्सेप्ट है। ईसाइयत में भी है, हिंदू मजहब में भी है, इस्लाम में भी है, जुडाइज्म में भी है। कुछ ऐसे हैं आपके पास मतलब जो मज़ाहिब को नहीं मानते, एथीस्ट वगैरह, तो वो सारी चीज़ों को नहीं मानते, बोलते बस आप ये इत्तेफाक से एक यूनिवर्स पैदा हो गई है, अब इसमें लॉस जो है ये बन गए हैं। अब ये बहुत सारे ऑप्शन थे जिसमें लॉस नहीं बनते, उसमें एक ऑप्शन थे कि बन जाते, तो ये बस एक इत्तेफाक हुआ, यानी इत्तेफाक का सिलसिला चलता चला गया और ये सारे एक पैटर्न बन गए। हम मर जाएंगे, सब खत्म, कुछ नहीं होगा उसके बाद, ना कोई अकाउंटेबिलिटी होगी, ना कोई जन्नत है, ना दोज़ख है। वो उनकी एक अपनी जो है वो समझती है दुनिया ही सब कुछ है, तो वो इसमें खुश है कि हम बस ये दुनिया है जो जिंदगी जिस तरह गुजारनी है इस तरह गुजार लें, उसके बाद तो फिर आप खत्म हो जाएंगे, फिर आप कब्र में जाएंगे या जो भी है जलाएंगे, या जो भी आपके सारे मालिक खत्म हो जाएंगे, एनिहिलेट हो जाएंगे, खत्म। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है उनकी। तो ये दो थ्योरीज हैं। आप किसको बिलीव करते हैं आपके ऊपर, आप किसी खालिक को बिलीव करते हैं
कि देयर इज सम क्रिएटर या नहीं करते। अगर खालिक को आप बिलीव करते हैं तो उसी हिसाब से जिंदगी गुजारेंगे, उसी मॉडल से, और अगर आप नहीं बिलीव करते तो उसी मॉडल से जिंदगी गुजारेंगे। तो ये दो सिविलाइजेशन है इस तरह, एक आपके पास इस्लामिक है और एक वेस्टर्न है। वेस्टर्न में जो आपके पास एथिस्टिक सिविलाइजेशन है ना, या जो आपके पास जो सेकुलर है, सेकुलर ये कि देयर इज नो अथॉरिटी ओवर अस, देयर इज नो गॉड। तो वो उसी हिसाब से जिंदगी गुजारते हैं, जिंदगी गुजार लें जिस तरह गुजारनी है, इस पे सारे काम कर लें जो भी करना है, अच्छे बुरे को छोड़ें, बस एक बचते हैं। कुछ होता है, कुछ इखलाक भी होता है, कभी अच्छा है बुरा है, तो वो कहते हैं अच्छा बुरा जो ये एवोल्यूशन के नतीजे में बना है, हम इवॉल्व हैं। वो कहते हैं कि हम पहले मतलब थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन तो है ना कि मट्टी है, मट्टी से इंसान को पैदा किया है ना, तो वो क्या मट्टी यानी उसके अंदर पहले जो आपके पास नॉन लिविंग थिंग्स थी आपके पास, तो उसके अंदर कुछ प्रोसेस हुए, केमिकल प्रोसेस हुए, प्रोटीन्स बने, अमाइनो एसिड बने, वो मिलके एक लिविंग बींग्स बन गया। फिर लिविंग बींग्स जो आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हुआ, वही लिविंग बींग्स जो था उसके डिफरेंट ब्रांचेस हो गई। कोई जो आपके पास जो है वो जो मछली की तरफ चला गया, कोई बंदर की तरफ चला गया, कोई घोड़े की तरफ चला गया, उसी से लोमड़ियां बनी, तो इस तरह बनते गए डिफरेंट ब्रांचेस, हम इंसान बन गए, ये इवॉल्व हो गया है। अब हमारी मजीद एवोल्यूशन नहीं होगी, अब इसके बाद बस अब जो ये आप जिंदगी गुजारे और ये फिर मर जाए, खत्म हो जाए। तो एक थ्योरी ये भी है। तो अब ये आपके ऊपर ही जो रेस्पॉन्सिबल हो आप। रेस्पॉन्सिबल का मतलब जिस चीज को आप मानते हैं, चाहे वो गलत है या सही है, जिस चीज को मानते हैं तो आप उसके जो कंसिक्वेंसेस है ना, ईमानदारी से आप कहें कि अगर इसके कंसिक्वेंसेस होंगे तो मैं इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। ये ईमानदारी होती है। अगर आप गलत भी है ना, अगर आप एक चीज को सही समझते हैं, वो एक गलत चीज को सही समझते हैं, लेकिन आप ईमानदारी से समझते हैं ये चीज सही है, तो फिर आपकी ईमानदारी की बात यह है कि उसके जो भी कंसिक्वेंसेस है उसके लिए आपका मैं इसका रेस्पॉन्सिबल हूँ। बात समझ में आ रही? उससे फिर आप दाएं बाएं आय बाएं शाये करने की उसमें कोई जरूरत नहीं। चलिए क्लास का टाइम तो यहाँ पे खत्म हो गया। तो सर अब आप एक लास्ट क्वेश्चन था कि जो टाइम होता है, टाइम इनफाइनाइट हो सकता है या नहीं? ठीक है, नहीं टाइम जो है ना, टाइम क्या है? टाइम भी तो अल्लाह की मखलूक है ना। आप भी अल्लाह की मखलूक है, चींटियां भी अल्लाह की मखलूक है, तो टाइम भी अल्लाह की मखलूक है। टाइम कब पैदा हुआ था? बिग बैंग के वक्त। उससे पहले देयर वाज नो टाइम, लेकिन उस वक्त खुदा था। खुदा को टाइम की जरूरत नहीं है, खुदा ने टाइम बनाया, टाइम ने खुदा को नहीं बनाया। खुद टाइम जो है वो खुदा की मखलूक है, तो खालिक ओके। मखलूक को बनाता है। तो अब व्हाट वाज द सिचुएशन बिफोर बिग बैंग? बिग बैंग से पहले कोई टाइम नहीं था, तो वो किस तरह की सिचुएशन होगी? या अगर उससे पहले कोई टाइम था तो उसकी नेचर इससे डिफरेंट होगी। तो अगर हम ये कहते हैं ना कि देयर वाज सम टाइम, तो फिर हम कहते हैं कि फिर हमें ये मानना पड़ेगा कि गॉड की सब बिगिनिंग होगी। फिर जब गॉड की सब बिगिनिंग होगी तो उससे पहले क्या था, ये क्वेश्चन आएगा। तो गॉड ना अव्वल भी है आखिर भी है, गॉड की कोई बिगिनिंग नहीं है, क्योंकि गॉड ने टाइम को क्रिएट किया है। गॉड उस वक्त भी था जब देयर वाज नो टाइम। तो अब ये कहना कि देयर वाज नो टाइम, और तो उसको हमने अभी तक समझ नहीं सकते। अब फलसफे या साइंस में हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये याद रखें, टाइम जो अल्लाह की मखलूक है वो बिग बैंग के वक्त पैदा हुआ, और उससे पहले देयर वाज नो टाइम। गॉड ने टाइम को क्रिएट किया, वो टाइम का क्रिएटर है। ठीक है ना? ओके, खुदा हाफिज।